19.1 परिचय। शहरी औपचारिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय पर कंपनियों और सरकार द्वारा की जाने वाली संगठित गतिविधियां शामिल है। ये गतिविधियां मुख्य रूप से वेतनभोगी श्रमिकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें से कई श्रमिक संघों का हिस्सा है। संगठित क्षेत्र के बारे में जानकारी से हमें औपचारिक क्षेत्र के बारे में आधिकारिक डेटा मिलता है। इस डेटा में व्यवसायों और वे क्या करते हैं, इसके बारे में विवरण शामिल है। यह जानकारी भारतीय शहरों में पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों के डेटा की तरह नियमित रूप से एकत्र की जाती है। हम जिन विनिर्माण इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है या वे पंजीकृत नहीं भी हो सकती हैं। ये सब संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। विशेष रूप से वे कारखाने जो एक वर्ष के दौरान बिजली के साथ 10 या अधिक श्रमिकों या बिना बिजली के 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत आने वाले उद्यमों को भी औपचारिक क्षेत्र में संगठित रोजगार के रूप में गिना जाता है। भारत में उदारीकरण से पहले के वर्षों में, विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, रोजगार मुश्किल से ही बढ़ा। जो राज्य अधिक औद्योगिकृत थे, उनमें रोजगार में ज्यादा वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन कम विकसित राज्यों में ऐसा हुआ। हालांकि उदारीकरण के बाद सभी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हुई। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में कृषि से संबंधित उद्योगों एग्रीड में इसकी सबसे अधिक वृद्धि हुई। अधिक औद्योगिकीकृत राज्यों में इस दौरान कृषि संबंधित एग्रीड और गैर कृषि संबंधित एनेग्रीड दोनों उद्योगों में रोजगार में वृद्धि हुई। अधिक उत्पादन और निवेश के साथ साथ संगठित विनिर्माण में वृद्धि से उदारीकरण के बाद के दशक के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा हुआ। औद्योगिक उदारीकरण ने पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संगठित विनिर्माण में रोजगार वृद्धि को और भी अधिक बढ़ा दिया है। हालांकि बिहार, दिल्ली और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में उदारीकरण के बाद रोजगार वृद्धि में मंदी देखी गई। 19.2 औपचारिक संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच तुलना। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्यबल को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में श्रमिक अधिक उत्पादक होते हैं, यहाँ तक कि अकुशल भूमिकाओं वाले लोगों को भी अपेक्षाकृत अच्छा वेतन मिलता है, और उनकी काम करने की स्थिति और लाभ श्रम कानूनों और श्रमिक संघों द्वारा सुरक्षित होते हैं। आइए इन दोनों क्षेत्रों की तुलना अधिक विस्तार से करें। बाजार संरचना। औपचारिक संगठित क्षेत्र में बड़ी विनिर्माण कंपनियों का वर्चस्व है, जो उन बाजारों में काम करती हैं जहां कुछ विक्रेता कीमतों को नियंत्रित करते हैं। इन कंपनियों को अक्सर उच्च टैरिफ द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता है। वे आम तौर पर अपने उत्पाद मध्यम और उच्च आय वाले उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र कई छोटे उत्पादकों से बना है, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में कम लाभ मार्जिन के साथ काम करते हैं। उनके उत्पाद आम तौर पर कम आय वाले उपभोक्ताओं पर लक्षित होते हैं। ऋण सुविधाएं। संगठित क्षेत्र को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से किफायती ऋण तक बेहतर पहुंच प्राप्त है। दूसरी ओर, असंगठित क्षेत्र अक्सर साहूकारों पर निर्भर रहता है, जो अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं। प्रौद्योगिकी। औपचारिक संगठित क्षेत्र ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जिसके लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें आयातित प्रौद्योगिकियां भी शामिल है। इसके विपरीत
असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर विकसित श्रमगहन तरीकों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका। संगठित क्षेत्र सरकार की नज़र में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान रखता है। इसकी अक्सर सरकारी संसाधनों तक आसान पहुंच होती है और यह सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। ये कंपनियां हित समूह बना सकती हैं और विशिष्ट मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव डाल सकती हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में आम तौर पर राजनीतिक प्रभाव का अभाव होता है। सुरक्षा। संगठित क्षेत्र को विभिन्न श्रम कानूनों और मजबूत श्रमिक संघों से लाभ होता है, जो श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र अक्सर श्रम कानून के दायरे में नहीं आता है, या यदि है तो इन कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर अपर्याप्त या अप्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने और कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी करने के लिए बहुत कम श्रमिक संघ हैं। संक्षेप में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संगठित और असंगठित क्षेत्र बाजार की गतिशीलता, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी के उपयोग, सरकारी प्रभाव और श्रमिक सुरक्षा के मामले में काफी भिन्न है। इन भेदों का प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों की कार्य स्थितियों और आर्थिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 19.3 औपचारिक संगठित विनिर्माण में रोजगार वृद्धि। 1980 के दशक में संगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या लगभग उतनी ही रही, लेकिन 1990 के दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1980 से 81 और 1990 से 91 के बीच संगठित विनिर्माण में रोजगार में प्रति वर्ष 0.53% की वृद्धि हुई। हालांकि 1990 से 91 से 1995 से 96 तक विकास दर बहुत अधिक थी, 4.03% प्रति वर्ष, जो 1970 के दशक की विकास दर 1970 से 71 से 1980 से 81 तक लगभग 3.8% प्रति वर्ष से भी बेहतर थी। 1990 से 91 से 1997 से 98 तक रोजगार की वृद्धि दर 2.69% थी, जो 1980 के दशक की तुलना में बहुत अधिक थी और श्रम शक्ति की वृद्धि दर से भी अधिक थी। अब आइए औपचारिक क्षेत्र पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव पर नजर डालें। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार औपचारिक क्षेत्र में, विशेष रूप से संगठित गतिविधियों में नौकरी के अवसरों में तेजी से वृद्धि का श्रेय 1991 में भारत में शुरू हुए महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों को दिया जा सकता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना था। यह देखा गया है कि इन परिवर्तनों के कारण श्रम में लचीलेपन में वृद्धि और उन उद्योगों की ओर बदलाव के कारण रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिनमें अधिक श्रमिकों और विभिन्न उत्पादन विधियों की आवश्यकता होती है। सिंह 1993, पपोला 1994। हालांकि ऐसे विद्वान भी हैं जो मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियों का कुछ पहलुओं में औद्योगिक रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, इन सुधारों से विदेशी प्रौद्योगिकी और आयातित मशीनरी तक अधिक प्रतिस्पर्धा और बेहतर पहुंच हुई है। परिणामस्वरूप, कई औद्योगिक कंपनियां अब उन्नत तकनीक अपना रही हैं, जिससे मशीनों का उपयोग बढ़ सकता है और श्रम की आवश्यकता कम हो सकती है। घोष 1994। इसके अलावा, जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपनियां अपने कार्यबल में कटौती करके लागत कम करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की कोशिश कर सकती हैं, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है। कई विशेषज्ञ औपचारिक क्षेत्र पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं।
उनका तर्क है कि ये नकारात्मक प्रभाव इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि वे लंबी अवधि में सुधारों के सकारात्मक प्रभावों से आगे निकल जाएंगे। इन विद्वानों में मुंडले 1992, 1993, देशपांडे 1992, भट्टाचार्य और मित्रा 1993, मित्रा 1993, अग्रवाल और गोलदार 1995 और कुंडू 1997 शामिल है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिकूल परिणाम अंततः आर्थिक सुधारों के लाभों से अधिक हो सकते हैं। 19.4 सुधार के बाद औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की विशेषताएं। अवधि 1. सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि। ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र सहित कारखानों के बीच रोजगार वृद्धि कैसे भिन्न थी। 1970 के दशक में दोनों प्रकार के कारखानों में तेजी से रोजगार वृद्धि देखी गई। हालांकि 1980 के दशक में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कारखानों में रोजगार वृद्धि में उल्लेखनीय मंदी आई थी। 1990 के दशक में आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में रोजगार वृद्धि दर और भी कम हो गई। 1990 से 91 और 1997 से 98 के बीच यह प्रति वर्ष केवल 0.4% थी। इसके विपरीत निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में रोजगार वृद्धि में सुधार का अनुभव हुआ, जो 1970 के दशक की दर को पार कर गया। परिणामस्वरूप 1990 के दशक के दौरान संगठित विनिर्माण में रोजगार में लगभग सभी वृद्धि का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को दिया जा सकता है। 2. कारखानों के आकार वर्ग के अनुसार रोजगार का वितरण। तालिका 2. कारखाने के आकार के अनुसार रोजगार का वितरण। 1980 के दशक में और 1990 के दशक में और भी बड़े बदलाव हुए। जिस तरह से विभिन्न आकार के कारखानों में नौकरियां फैली, उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए। 50 से 500 श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों को अधिक नौकरियां मिलने लगी, लेकिन 2000 से 4999 और 5000 या अधिक श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों ने बहुत सारी नौकरियां खो दी। छोटी फैक्ट्रियां, जिन्हें अपने काम के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, आकार में इन परिवर्तनों के कारण अधिक नौकरियां आ रही है। 5000 या अधिक श्रमिकों वाली वास्तव में बड़ी फैक्ट्रियां बहुत सारी मशीनों का उपयोग करती हैं और उतने ही लोगों का नहीं, और 1990 के दशक में नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई। उसी समय 50 से 99 श्रमिकों, 100 से 199 श्रमिकों और 200 से 499 श्रमिकों वाली छोटी फैक्ट्रियों को नौकरी का एक बड़ा हिस्सा मिला और इससे इस दौरान नौकरी में वृद्धि में मदद मिली। गोल्डर 2000। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सरकार जिस तरह से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती है, उसका आधिकारिक नौकरी बाजार में उद्योगों के आकार और संरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 1960 के दशक की शुरुआत में अधिकांश फैक्ट्री नौकरियां वास्तव में बड़ी कंपनियों में पाई जाती थी, जैसा कि 1986 में लिटिल ने नोट किया था। इसकी तुलना में छोटी और मध्यम आकार की फैक्ट्रियों की संख्या काफी कम थी। विनिर्माण कंपनियों का यह असमान वितरण मुख्यतः सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण था। 3. रोजगार और सकल मूल्यवर्धित की वृद्धि दर। तालिका 3. रोजगार और सकल मूल्यवर्धित में वृद्धि दर। 2 अंकीय उद्योग। 2 अंकीय उद्योग कोड मानक औद्योगिक वर्गीकरण (SIC) प्रणाली का हिस्सा है, जो उद्योगों का एक वर्गीकरण है जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक 2 अंकीय कोड एक व्यापक उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है
और इस प्रणाली का उपयोग अक्सर विभिन्न आर्थिक और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि कृपया ध्यान दें कि सिक प्रणाली को बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अमेरिकी उद्योग वर्गीकरण प्रणाली नेक्स और अन्य देशों में समान प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ एसआईसी प्रणाली से 2 अंकों वाले उद्योग कोड के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन एसआईसी कोड 01 इस श्रेणी में खेती, मछली पकड़ने और वानिकी से संबंधित गतिविधियां शामिल है। खनन एसआईसी कोड 10 स्माइली इस क्षेत्र में कोयला खनन और तेल और गैस निष्कर्षण सहित खनिजों और अयस्कों के निष्कर्षण से जुड़ी गतिविधियां शामिल है। निर्माण एसआईसी कोड 15 स्माइली निर्माण कंपनियां और संबंधित गतिविधियां इस श्रेणी में आती है। विनिर्माण एसआईसी कोड 20 स्माइली इसमें विनिर्माण उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, मशीनरी उत्पादन और बहुत कुछ। परिवहन और सार्वजनिक उपयोगिताएं एसआईसी कोड 40 स्माइली इस श्रेणी में परिवहन सेवाएं जैसे एयरलाइंस, रेलमार्ग और उपयोगिताएं जैसे बिजली, गैस, पानी शामिल है। थोक व्यापार एसआईसी कोड 50 स्माइली माल के वितरण सहित थोक व्यापार में लगे व्यवसाय इस श्रेणी में आते हैं। खुदरा व्यापार एसआईसी कोड 60 स्माइली ऑटोमोटिव डीलरशिप सहित खुदरा स्टोर और संबंधित गतिविधियों को यहाँ वर्गीकृत किया गया है। वित्तक, बीमा और रियल एस्टेट एसआईसी कोड 60 स्माइली इस क्षेत्र में वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और रियल एस्टेट गतिविधियां शामिल है। सेवाएं एसआईसी कोड 70 स्माइली एक व्यापक श्रेणी जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन और बहुत कुछ जैसे विभिन्न सेवा उद्योग शामिल है। लोक प्रशासन एसआईसी कोड 90 स्माइली इस श्रेणी में लोक प्रशासन में शामिल सरकारी एजेंसियां और संगठन शामिल है। ये 2 अंकों वाले एसआईसी कोड उद्योगों के उच्चस्तरीय वर्गीकरण के रूप में कार्य करते हैं। आधुनिक आर्थिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण में नेक्स प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उद्योगों का अधिक विस्तृत और अद्यतन वर्गीकरण प्रदान करता है। प्रत्येक एनएआईसीएस कोड 2 अंकों वाले एसआईसी कोड की तुलना में लंबा और अधिक विशिष्ट है, जो आर्थिक गतिविधियों के अधिक विस्तृत विश्लेषण की अनुमति देता है। 2 अंकीय उद्योग कोड स्पष्टीकरण 20 से 21 खाद्य उत्पाद, 22 पेय पदार्थ तंबाकू, 23 सूती वस्त्र, 24 ऊनी रेशम मानव निर्मित रेशेदार वस्त्र, 25 जूट और अन्य वस्त्र, 26 कपड़ा उत्पाद, 27 लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, 28 कागज और कागज उत्पाद, 29 चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, 30 रासायनिक और रासायनिक उत्पाद, 31 रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद, 32 गैरधात्विक खनिज उत्पाद, 33 मूल धातु और मिश्र धातु, 34 धातु उत्पाद और हिस्से, 35 से 36 मशीनरी और उपकरण, 37 परिवहन उपकरण, 38 अन्य विनिर्माण उद्योग, 39 पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत। उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियां 1986 में लिटिल के अनुसार संरक्षणवादी नीतियों, निवेश प्रोत्साहनों, क्रेडिट नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन ने छोटे उद्यमों की तुलना में बड़े पूंजीघन उद्यमों को अनुचित रूप से बढ़ावा दिया है। 1980 और 1990 के दशक में जो संरचनात्मक बदलाव हुआ, उसमें कमी शामिल थी।
बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी और छोटे और मध्यम आकार के कारखानों की उपस्थिति में वृद्धि को पूर्व संरचनात्मक असंतुलन को संबोधित करने वाले सुधारात्मक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की नौकरियों का असमान वितरण ज्यादातर सरकार के आर्थिक निर्णयों के कारण हुआ। पिछले लगभग 20 वर्षों में इन नीतियों में कुछ बदलाव हुए हैं, विशेषकर उद्योगों और व्यापार को कैसे विनियमित किया जाता है। इन परिवर्तनों ने कुछ हद तक नौकरी वितरण मुद्दे को ठीक करने में भूमिका निभाई होगी। 1990 के दशक के दौरान यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश उद्योगों में अधिक नौकरियां पैदा हुई। लगभग हर जगह रोजगार वृद्धि में तेजी आई। हालांकि 1990 के बाद उद्योगों द्वारा अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ने की दर कई मामलों में कम होने लगी, यहाँ तक कि समग्र तस्वीर को देखने पर भी। इससे पता चलता है कि कुछ सामान्य कारक होने चाहिए जिन्होंने सुधारों के बाद कई उद्योगों में नौकरी की वृद्धि को प्रोत्साहित किया, भले ही समग्र आर्थिक उत्पादन में तेजी नहीं आई। 4. वास्तविक मजदूरी, उत्पाद मजदूरी और प्रति कर्मचारी मानव दिवस में वृद्धि दर। तालिका 4. वास्तविक वेतन और प्रति कर्मचारी मानव दिवस की वृद्धि दर 2 अंकों वाले उद्योग। 1980 के दशक में 4 विशिष्ट 2 अंकीय उद्योगों में रोजगार में कमी आई, 20 से 21 खाद्य उत्पाद, 23 सूती वस्त्र, 25 जूट वस्त्र और 27 लकड़ी के उत्पाद। ये उद्योग श्रम पर बहुत अधिक निर्भर थे और 1980 में सभी विनिर्माण नौकरियों में इनका योगदान 41% था। हालांकि 1990 के दशक में रोजगार में गिरावट की यह प्रवृत्ति बदल गई क्योंकि इसमें सुधार होना शुरू हुआ। तालिका के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 1990 के दशक के दौरान पूरे विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई। वेतन में यह गिरावट अधिकांश उद्योगों में भी देखी गई। इसके अलावा जब हम जांच करते हैं कि विभिन्न उद्योगों ने रोजगार वृद्धि और वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में कैसा प्रदर्शन किया है, तो हमें एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। दोनों के बीच एक विपरीत संबंध प्रतीत होता है। जिन उद्योगों में वास्तविक वेतन वृद्धि में अधिक गिरावट होती है, वे रोजगार वृद्धि में अधिक तेजी का अनुभव करते हैं। नागराज 1994 और भालोत्रा 1998 ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रति कर्मचारी आवश्यक कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि 1980 के दशक में धीमी रोजगार वृद्धि में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक था। हालांकि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि यह वृद्धि केवल खाद्य उत्पाद उद्योग में महत्वपूर्ण थी। अन्य उद्योगों के लिए प्रति कर्मचारी कार्य दिवस में वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। जब हम समग्र तस्वीर देखते हैं तो सभी उद्योगों में प्रति कर्मचारी कार्य दिवस में वृद्धि औसतन 1.11% प्रति वर्ष होती है। यह वृद्धि मुख्यतः खाद्य उत्पाद उद्योग द्वारा प्रेरित थी। इसलिए ऐसा लगता है कि नागराज और भालोत्रा ने 1980 के दशक में बेरोजगार औद्योगिक विकास के प्राथमिक कारण के रूप में इस कारक पर अधिक जोर दिया होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाया गया है, दोनों समयावधियों के बीच प्रति कर्मचारी कार्य दिवस की वृद्धि दर में परिवर्तन अधिकांश उद्योगों के लिए न्यूनतम था। इसलिए 1990 के दशक में देखी गई रोजगार वृद्धि में तेजी के पीछे इसे एक प्रमुख कारक नहीं माना जा सकता है। चिंतन और क्रिया 19.1 उपरोक्त अनुभाग से आपको संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में पता चला। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके औद्योगिक विकास और विनिर्माण इकाइयों के बारे में पता करें।
अपने क्षेत्र या अपने शहर, कस्बे या गांव के आसपास के क्षेत्र में संगठित और असंगठित क्षेत्र पर लगभग 2 पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य शिक्षार्थियों के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। शीर्षक: मेरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और विनिर्माण इकाइयां, संगठित और असंगठित क्षेत्र। परिचय: मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का छात्र हूं। वर्तमान में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ले रहा हूं। अपने कार्यभार के लिए मैंने उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और विनिर्माण इकाइयों का पता लगाया है जहां मैं रहता हूं, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में एक उपनगर है। इस रिपोर्ट में मैं अपने इलाके में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में गहराई से उतरूंगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का विश्लेषण करूंगा। संगठित क्षेत्र: मेरे क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयां और कॉरपोरेट इकाइयां शामिल हैं। ये कंपनियां स्थापित नियमों का पालन करती हैं, उचित रिकॉर्ड बनाए रखती हैं और स्थानीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को औपचारिक रोजगार प्रदान करती है। संगठित क्षेत्र की कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल है: बड़े विनिर्माण संयंत्र: मेरे क्षेत्र में कई बड़े विनिर्माण संयंत्र हैं जो ऑटोमोटिव घटकों से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते हैं। ये इकाइयां आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित हैं और कुशल श्रमिकों को रोजगार देती है। औपचारिक रोजगार: यहाँ संगठित क्षेत्र नियमित वेतन, लाभ और नौकरी सुरक्षा के साथ औपचारिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि और चिकित्सा बीमा जैसे वैधानिक लाभ के हकदार हैं। विनियमों का अनुपालन: संगठित क्षेत्र की कंपनियां श्रम कानूनों, पर्यावरण नियमों और कराधान नीतियों का सख्ती से पालन करती है। वे रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, करों का भुगतान करते हैं और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान: ये कंपनियां पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो बदले में बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से समुदाय को लाभान्वित करती है। असंगठित क्षेत्र: मेरे क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण और विविध है, हालांकि यह स्थापित मानदंडों और विनियमों का पालन किए बिना अनौपचारिक रूप से संचालित होता है। इसमें छोटे पैमाने के व्यवसाय, स्ट्रीट वेंडर, घर आधारित उद्यम शामिल है। असंगठित क्षेत्र के प्रमुख पहलुओं में शामिल है: सूक्ष्म और लघु उद्यम: असंगठित क्षेत्र स्थानीय दर्जी की दुकानों, खाद्य स्टॉलों और मरम्मत कार्यशालाओं जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भरा हुआ है। ये व्यवसाय समुदाय की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनौपचारिक श्रम: असंगठित क्षेत्र के कार्यबल में अक्सर दिहाड़ी मजदूर शामिल होते हैं, जिनके पास नौकरी की सुरक्षा और औपचारिक रोजगार अनुबंध का अभाव होता है। वे शोषण के प्रति संवेदनशील हैं और सामाजिक लाभों तक उनकी पहुंच सीमित है। सीमित विनियमन अनुपालन: असंगठित क्षेत्र में कई व्यवसाय उचित लाइसेंस और परमिट के बिना संचालित होते हैं। विनियमन की यह कमी सुरक्षा, गुणवत्ता और कराधान से संबंधित मुद्दों को जन्म दे सकती है। लचीला और अनुकूली: अपनी अनौपचारिक प्रकृति के बावजूद असंगठित क्षेत्र उल्लेखनीय लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करता है। यह बदलती बाजार मांगों और उपभोक्ता प्राथमिकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। आर्थिक योगदान: असंगठित क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास के लिए एक इनक्यूबेटर के रूप में भी कार्य करता है। तुलनात्मक विश्लेषण:
संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं और वे मेरे क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक हैं। जहां संगठित क्षेत्र स्थिर रोजगार के अवसर प्रदान करता है और औपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वहीं असंगठित क्षेत्र स्थानीय आबादी के लिए सस्ती वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की क्षमता है। कौशल विकास, ऋण तक पहुंच और नियामक सहायता के संदर्भ में सहायता प्रदान करके सरकार और स्थानीय अधिकारी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन व्यवसायों को फलने फूलने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष: मेरे क्षेत्र में संगठित और असंगठित क्षेत्रों का सहअस्तित्व एक गतिशील आर्थिक परिदृश्य बनाता है। संगठित क्षेत्र स्थिरता, अनुपालन और औपचारिक रोजगार लाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र कई लोगों के लिए लचीलापन, सामर्थ्य और आजीविका का स्रोत प्रदान करता है। संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं के लिए दोनों क्षेत्रों की ताकत को पहचानना और उनके सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की दिशा में काम करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी निवासियों को हमारे इलाके में आर्थिक अवसरों का लाभ मिले। 19.5 भारत में संगठित औद्योगिक रोजगार में क्षेत्रीय भिन्नता। भारत में आर्थिक उदारीकरण से पहले की अवधि 1980 से 81 से 1991 से 92 के दौरान संगठित औद्योगिक रोजगार की वृद्धि दर काफी कम थी, औसतन केवल 0.6% प्रति वर्ष। इस दशक में 4 राज्यों में कुल रोजगार स्तर में कमी देखी गई: बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे महत्वपूर्ण गिरावट पश्चिम बंगाल में हुई। इन 4 राज्यों में कुल गिरावट का 75% हिस्सा था। दूसरी ओर हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रोजगार में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी 1980 से 81 में अपने औद्योगिक रोजगार स्तरों की तुलना में कुछ लाभ दर्ज किए। क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिणी क्षेत्र, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कारण रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत पूर्वी क्षेत्र, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के कारण में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। विशेष रूप से सबसे अधिक लाभ और सबसे महत्वपूर्ण घाटे वाले दोनों राज्य पहले से ही औद्योगिक रूप से विकसित थे। लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं, जबकि हारने वाले प्रमुख राज्य भी औद्योगिक रूप से विकसित थे, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। औद्योगिक रूप से अविकसित राज्यों में आंध्र प्रदेश ने पर्याप्त रोजगार वृद्धि दिखाई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहां तक कि उड़ीसा ने भी कुछ लाभ दिखाया। औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के बीच अलग-अलग रुझानों का कुल औद्योगिक कार्यबल पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो लगभग अपरिवर्तित रहा, जबकि औद्योगिक रूप से अविकसित राज्यों में रोजगार के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ। औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में कृषि संबंधित उद्योगों एग्रीड में रोजगार में गिरावट देखी गई, लेकिन गैर कृषि संबंधित उद्योगों एनेग्रिड में वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत औद्योगिक रूप से अविकसित राज्यों में कृषि संबंधित उद्योगों में स्थिरता देखी गई, लेकिन गैर कृषि संबंधित उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की गई। अब आइए जानें कि पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में महत्वपूर्ण गिरावट के लिए कौन से उद्योग समूह मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। पश्चिम बंगाल में पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों उद्योग समूह 22,
को छोड़कर सभी 2 अंकीय उद्योग समूहों में रोजगार में गिरावट आई है। गुजरात में 4 प्रकार के उद्योगों में कमी आई: खाद्य उत्पाद 20 से 21, पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद 22, सूती कपड़ा 23 और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर 27। इनमें सूती कपड़ा उद्योग 23 में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। इसका राज्य में समग्र औद्योगिक रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में गिरावट अधिक व्यापक थी, जिससे कई उद्योग प्रभावित हुए। खाद्य और खाद्य उत्पाद 20 से 21, सूती वस्त्र 23, ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर वस्त्र 24, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर 27, कागज और कागज उत्पाद 28, बुनियादी धातु और मिश्र धातु उद्योग 33 और धातु उत्पाद और हिस्से 37। फिर से सूती कपड़ा उद्योग 23 में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव हुआ। कुल मिलाकर देश भर में कृषि संबंधित उद्योगों AGRIND में रोजगार में गिरावट आई। 1980 से 81 और 1991 से 92 के बीच लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों की कमी हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित थी। महाराष्ट्र में अग्राइन रोजगार में 1.4 लाख, गुजरात में 1.1 लाख और पश्चिम बंगाल में 1.3 लाख की कमी आई। हालांकि अग्राइन रोजगार में यह गिरावट पूरे देश में नहीं देखी गई। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में अग्राइन रोजगार में वृद्धि देखी गई। प्रत्येक राज्य में लगभग 1 लाख अतिरिक्त कर्मचारी थे। तालिका 5, भारत में संगठित विनिर्माण में कर्मचारियों का क्षेत्रीय वितरण। नोट: MFG 2 से 3 सेक्टर पूर्णांक के कारण ये आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते हैं। एग्रिंड कृषि संबंधी उद्योग, नागरिंड गैर कृषि संबंधी उद्योग, AS असम, BH बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ER पूर्वी क्षेत्र, DL दिल्ली, HR हरियाणा, PNJ पंजाब, UP उत्तर प्रदेश, NR उत्तरी क्षेत्र, AP आंध्र प्रदेश, KT कर्नाटक, KRL केरल, TN तमिलनाडु, SR दक्षिणी क्षेत्र, GJ गुजरात, MP मध्य प्रदेश, MH महाराष्ट्र, RJ राजस्थान, WR पश्चिमी क्षेत्र। ID औद्योगिक रूप से विकसित, IUD औद्योगिक रूप से अविकसित, ROI शेष भारत। यहाँ तक कि उड़ीसा जैसी जगह में भी पिछले 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में 40,000 लोगों की वृद्धि देखी गई। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में खेती से संबंधित उद्योगों जैसे ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर संख्या 24, सूती कपड़ा उत्पाद संख्या 25 और चमड़ा और चमड़े के उत्पाद संख्या 29 ने नौकरी के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। तमिलनाडु में उल्लेखनीय उद्योग जूट, भांग और मेस्टा उद्योग संख्या 25, सूती कपड़ा उत्पाद संख्या 26 और चमड़े के सामान संख्या 29 थे, कुछ हद तक सूती वस्त्र संख्या 23 के साथ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र और गुजरात के विपरीत, जहां सूती कपड़ा उद्योग संख्या 23 में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, तमिलनाडु में विपरीत प्रवृत्ति देखी गई। कृषि से संबंधित उद्योगों नागरिंद में इस दशक के दौरान रोजगार में समग्र वृद्धि हुई, जिसमें लगभग 7 लाख कर्मचारी जुड़े। एकमात्र अपवाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 2 राज्यों में था। दोनों को औद्योगिक रूप से विकसित राज्य माना जाता था। इन दोनों राज्यों में, जिनका 1981 में कुल औद्योगिक रोजगार में योगदान 31% था, आधे से अधिक 16% गैर कृषि उद्योगों में था। गैर कृषि उद्योगों में रोजगार में 79,000 की कमी आई,
जबकि पश्चिम बंगाल में रोजगार 69,000 था। इस गिरावट का पश्चिम बंगाल में सभी नागरिक समूहों में कमी देखी गई, जबकि महाराष्ट्र में यह बुनियादी धातु उद्योगों संख्या 33, धातु उत्पादों और भागों संख्या 34, मशीनरी मशीन टूल्स और भागों संख्या 35 और 36 तक सीमित थी, और परिवहन उपकरण और हिस्से संख्या 37। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में भी इन उद्योगों में गिरावट देखी गई। हालांकि दक्षिणी राज्यों में धातु उत्पादों और भागों संख्या 34, मशीनरी मशीन टूल्स और भागों संख्या 35 और 36 और परिवहन उपकरण और भागों संख्या 37 उद्योगों में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 1980 के दशक के दौरान गैर कृषि उद्योगों में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई, केवल 1.77% की वार्षिक वृद्धि हुई। हालांकि यह गिरावट मुख्य रूप से दो राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में देखी गई। पश्चिम बंगाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसने पूरे दशक के दौरान औद्योगिक रोजगार में कमी का अनुभव किया है। इस गिरावट के कारण राज्य के लिए अद्वितीय हो सकते हैं। संक्षेप में 1980 के दशक के दौरान रोजगार में कमी कृषि संबंधित और गैर कृषि संबंधित उद्योगों दोनों में कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट थी। ऐसी कोई सार्वभौमिक व्याख्या नहीं है जो सभी राज्यों में इस प्रवृत्ति का कारण बन सके। दो उदारीकरण के बाद की अवधि 1991-92, भारत के उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विकास दर 4.15% प्रति वर्ष थी, जबकि पिछले दशक में विकास दर 0.6% थी। बिहार और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में इस क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। कुछ राज्य तो राष्ट्रीय विकास दर से भी आगे निकल गए। ये राज्य थे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। दक्षिणी राज्यों की विकास दर सबसे अधिक 5.88% रही, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र की 4.7% रही। इसके विपरीत उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र क्रमशः 2.2 और 1.5% की विकास दर के साथ पीछे रहे। परिणामस्वरूप दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें 1981 में कुल औद्योगिक श्रम बल का 28.01% और 1991 से 92 में 32.71% था, 1997 से 98 तक इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 35.7% हो गई। पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1980 से 81 में 34.12% से घटकर 1997 से 98 में 32.48% हो गई। हालांकि यह 1991 से 92 में घटकर 31.17% से थोड़ा सुधार था। उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा अपरिवर्तित रहा। पूर्वी क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो 1980 से 81 में 21.26% से घटकर 1997 से 98 में 14.98% हो गई। यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद थी कि उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान उड़ीसा और असम दोनों ने क्रमशः 3.69% और 3.33% की वृद्धि दर दर्ज की थी। पूर्वी क्षेत्र की गिरावट का प्राथमिक कारण पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गतिविधि में भारी कमी थी। तालिका 6 1980 से 81 से 1997 से 98 के दौरान भारत के राज्यों और क्षेत्रों के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर।
1980 से 81 में इस राज्य में पूरे उत्तरी क्षेत्र की तुलना में अधिक औद्योगिक श्रमिक थे। यह देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद 13.2% के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि समय के साथ 1997 से 98 तक इसकी हिस्सेदारी घटकर 8.69% हो गई, जिससे यह राज्यों में 5वें स्थान पर आ गया। तमिलनाडु अब उसी स्थान पर काबिज है जो पहले हुआ करता था। 1980 के दशक के दौरान पश्चिम बंगाल ने अपनी श्रम शक्ति के आकार में कमी का अनुभव किया, जिसकी भरपाई 1990 के दशक में नहीं की जा सकी। इसकी विकास दर उड़ीसा और असम से भी कम थी। यह भारत के दक्षिणी क्षेत्रों, विशेषकर विंध्य के दक्षिण में औपचारिक श्रम शक्ति के स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। इस दौरान भारत के कृषि संबंधित उद्योगों एग्रीड में थोड़ी वृद्धि देखी गई। 2 राज्यों बिहार और दिल्ली में इस क्षेत्र में कार्यबल में कमी देखी गई। असम और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम वृद्धि या ठहराव का अनुभव हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पश्चिमी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में लगभग 150,000 की वृद्धि हुई। अकेले पश्चिम बंगाल ने 1 लाख से अधिक का योगदान दिया और 4 दक्षिणी राज्यों ने संयुक्त रूप से लगभग 450,000 कर्मचारियों को जोड़ा। अकेले दक्षिणी क्षेत्र में इस क्षेत्र में कुल कर्मचारियों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 7 वर्षों में 18.99% से बढ़कर 20.85% हो गई। परिणामस्वरूप आईडी राज्यों में श्रम की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, लेकिन आईयूडी राज्यों में गिरावट आई। अग्राइन में 2 अंकीय उद्योग समूहों द्वारा परिवर्तनों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि बिहार और उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में खाद्य और खाद्य उत्पाद उद्योगों 20 से 21 में रोजगार में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद उद्योगों 22 में रोजगार बढ़ा, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में कमी आई। अन्य राज्यों में यह स्थिर या अस्तित्वहीन रहा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में सूती कपड़ा उद्योग 23 में रोजगार में गिरावट आई, लेकिन केवल मध्य प्रदेश और केरल में वृद्धि हुई, अन्य जगहों पर स्थिरता रही। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में ऊन, रेशम और सिंथेटिक कपड़ा उद्योग 24 में रोजगार कम हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में बढ़ा, जबकि अन्य राज्यों में स्थिर रहा। जूट, गांजा और मेस्टा कपड़ा उद्योग 25 में असम को छोड़कर 3 पूर्वी राज्यों और तमिलनाडु में वृद्धि देखी गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में गिरावट आई। कपड़ा उत्पाद उद्योग 26 में रोजगार केवल पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के अधिकांश राज्यों में बढ़ा। असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर उद्योगों 27 में रोजगार में गिरावट आई, लेकिन बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और केरल में रोजगार में वृद्धि हुई। सभी पूर्वी राज्यों, सभी पश्चिमी राज्यों, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में कागज और कागज उत्पाद उद्योगों 28 में वृद्धि देखी गई। चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योगों 29 ने हरियाणा, पंजाब और गुजरात में रोजगार बढ़ाया, लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गिरावट आई। रोजगार में वृद्धि अधिकतर 3 उद्योगों में हुई,
कई राज्यों में खाद्य और खाद्य उत्पाद 20 से 21, पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद 22 और कपड़ा उत्पाद 26। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में रोजगार में अधिक व्यापक वृद्धि देखी गई। नागरिंद नामक समूह में 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि देखी गई। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भी कई उद्योग समूहों में रोजगार लाभ हुआ, जिससे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक विकास दर और दक्षिणी क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची विकास दर हुई। इसके विपरीत पूर्वी राज्यों में नकारात्मक विकास दर मुख्य रूप से बिहार में तेज गिरावट और पश्चिम बंगाल में स्थिरता के कारण थी। हालांकि असम और उड़ीसा ने उच्च विकास दर दिखाई, लेकिन वे बिहार और पश्चिम बंगाल की स्थितियों के कारण आई समग्र गिरावट की भरपाई नहीं कर सके। चिंतन और क्रिया 19.2 आंध्र प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित अनुभाग को ध्यान से पढ़ें। औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की विशेषता। किसी स्थानीय पुस्तकालय में जाएं और यह पता लगाने का प्रयास करें कि क्या वहां किसी अन्य राज्य का विवरण उपलब्ध है। यदि यह आपका अपना राज्य है तो बेहतर है, यदि यह आंध्र प्रदेश नहीं है। विवरण लिखें और अपने अकादमिक परामर्शदाताओं के साथ साथ अपने अध्ययन केंद्र के छात्रों के साथ इस पर चर्चा करें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे आंध्र प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की विशेषताओं पर शोध करने का काम सौंपा गया है। मैंने यह शोध एक स्थानीय पुस्तकालय में किया है और महाराष्ट्र राज्य में औपचारिक क्षेत्र की रोजगार विशेषताओं के बारे में विवरण एकत्र किया है, जो न केवल आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, बल्कि अपने विविध आर्थिक परिदृश्य के कारण भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में औपचारिक क्षेत्र की रोजगार विशेषताएं। आर्थिक विविधता। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है। यह राज्य विनिर्माण, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में मजबूत उपस्थिति के साथ एक विविध अर्थव्यवस्था का दावा करता है। यह विविधता इसके औपचारिक क्षेत्र के रोजगार अवसरों में परिलक्षित होती है। औद्योगिक केंद्र। महाराष्ट्र में कई औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें मुंबई महानगर क्षेत्र, MMR, पुणे, नासिक और औरंगाबाद शामिल है। ये केंद्र बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय निगमों, IT कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों की मेजबानी करते हैं, जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कुशल कार्यबल। राज्य अपने अत्यधिक कुशल और शिक्षित कार्यबल के लिए जाना जाता है। मुंबई विशेष रूप से पूरे भारत और यहां तक कि विदेशों से पेशेवरों को आकर्षित करता है, जो एक मजबूत औपचारिक क्षेत्र के नौकरी बाजार में योगदान देता है। सरकारी रोजगार। महाराष्ट्र में कई सरकारी कार्यालयों और संस्थानों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पर्याप्त उपस्थिति है। प्रशासनिक भूमिकाएं, शिक्षण पद और सिविल सेवाएं सहित सरकारी नौकरियां स्थिर औपचारिक क्षेत्र रोजगार प्रदान करती है। कानूनी ढांचा। महाराष्ट्र राष्ट्रीय श्रम कानूनों और विनियमों का पालन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा लाभ सहित कानूनी सुरक्षा का आनंद मिलता है। बहुराष्ट्रीय निगम। कई बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीय मुख्यालय या महत्वपूर्ण संचालन महाराष्ट्र में है। ये कंपनियां वित्त, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। वित्तीय सेवाएं। राज्य की राजधानी मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों का घर है। वित्तीय सेवाओं का यह संकेंद्रण बैंकिंग, वित्त और संबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। राज्य में एक मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है।
शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र शिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान में औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां प्रदान करते हैं। उद्यमिता, स्टार्टअप और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमई की बढ़ती संख्या के साथ महाराष्ट्र भी उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ये व्यवसाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। परिवहन और रसद, अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन और रसद क्षेत्र है। परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नौकरियां औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के साथ तुलनात्मक विश्लेषण। जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश विविध अर्थव्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के अवसरों के मामले में समानताएं साझा करते हैं, वहां उल्लेखनीय अंतर भी हैं। महाराष्ट्र, जिसका आर्थिक केंद्र मुंबई है, में बहुराष्ट्रीय निगमों, वित्तीय संस्थानों और अत्यधिक कुशल कार्यबल की अधिक स्पष्ट उपस्थिति है। इसके विपरीत कृषि, विनिर्माण और उभरते आईटी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले आंध्र प्रदेश का अपना अनूठा रोजगार परिदृश्य है। निष्कर्ष: महाराष्ट्र में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की विशेषताओं पर शोध करने से इस पड़ोसी राज्य में आर्थिक विविधता और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी मिली है। इस अभ्यास ने विभिन्न राज्यों के औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की अनूठी विशेषताओं को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जो नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और छात्रों के लिए समान रूप से मूल्यवान हो सकता है। आंध्र प्रदेश की विशेषताओं के साथ इन विशेषताओं की तुलना करने से क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता और रोजगार प्रवृत्तियों की गहरी समझ पैदा हो सकती है, जो अंततः रोजगार और श्रम के क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने में योगदान कर सकती है। शीर्षक: आंध्र प्रदेश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का एक अध्ययन। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक लोग काम में भाग लेते हैं, हालांकि कई युवा काम के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1998 में आंध्र प्रदेश में लगभग 387.5 लाख के कुल कार्यबल में से संगठित विनिर्माण में लगभग 20.5 लाख औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक थे। इसका मतलब है कि केवल 5.5% ने संगठित क्षेत्रों में काम किया, जबकि अधिकांश लगभग 94.5% ने असंगठित क्षेत्र में काम किया। औपचारिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियां आम तौर पर उच्च वेतन, नौकरी सुरक्षा और अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। 1975 से 76 और 1999 से 2000 के बीच आंध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों में रोजगार 12.36 लाख से बढ़कर 20.72 लाख हो गया। हालांकि आंध्र प्रदेश में संगठित क्षेत्र के रोजगार की वृद्धि दर समय के साथ धीमी हो गई। 1990 के दशक के अंत में यह लगभग 1.6% वार्षिक थी। 1996 से 97 के बाद से संगठित रोजगार में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण 1990 के दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में गिरावट थी। आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार संगठित क्षेत्र की नौकरियों का 70 से 80% है, जबकि 1990 के दशक में निजी क्षेत्र में रोजगार 4.8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, लेकिन यह सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में गिरावट की भरपाई नहीं कर सका। आंध्र प्रदेश में पुरुषों के लिए निर्माण, व्यापार और परिवहन जैसे गैरकृषि रोजगार में मामूली वृद्धि हुई। हालांकि समय के साथ विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर सेवा क्षेत्र के रोजगार में मुख्य रूप से महिलाओं की वृद्धि देखी गई। बेरोजगारी और गरीबी।
बेरोजगारी दर हमें बताती है कि कुल कार्यबल की तुलना में कितने लोग बेरोजगार हैं। आंध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक लोग बेरोजगार हैं। साथ ही महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर अधिक है। हालांकि हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी ही बढ़ी है। निष्कर्ष: 1980 के दशक में औपचारिक नौकरियों में संगठित रोजगार मुश्किल से ही बढ़ा, लेकिन 1990 के दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि समग्र रोजगार दर और अधिकांश उद्योगों दोनों पर लागू होती है, हालांकि क्षेत्रीय अंतर थे। इसका एक कारण छोटे और मध्यम आकार के कारखानों का बढ़ना हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि वास्तविक मजदूरी में वृद्धि धीमी हो गई है। उदारीकरण से पहले भारत के शहरी औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र ने रोजगार विहीन विकास का अनुभव किया, जिसका अर्थ है कि इसने कई नौकरियां पैदा नहीं की। हालांकि उदारीकरण से पहले भी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च रोजगार वृद्धि थी। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो गई। विकसित राज्यों में रोजगार वृद्धि स्थिर रही, जबकि कम विकसित राज्यों में सालाना 1.34% की वृद्धि देखी गई। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में नौकरियां कम थीं, जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में उच्च वृद्धि हुई थी। उदारीकरण के बाद संगठित विनिर्माण रोजगार प्रति वर्ष 4.15% की दर से बढ़ा। विकसित राज्यों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि देखी गई। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में रोजगार में बड़ी वृद्धि हुई। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात में 5% से अधिक की वृद्धि हुई। बिहार, दिल्ली और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में संगठित विनिर्माण रोजगार में वृद्धि देखी गई। अंत में भारत सरकार के रोजगार और गरीबी विरोधी कार्यक्रम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित थे। ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जिन्होंने शहरी औपचारिक क्षेत्र को प्रभावित किया, जैसे नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PMIUPP। रोजगार योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, जिसका औपचारिक होना जरूरी नहीं है। यह कार्यक्रम 1991 से 1994 तक शहरी क्षेत्रों में संचालित हुआ। नेहरू रोजगार योजना ने शहरी गरीब लोगों के लिए वेतन रोजगार, सूक्ष्म उद्यमों और आश्रय सुधारों के माध्यम से नौकरियां पैदा की। PMF की शुरुआत 1995 से 96 में सामाजिक, सामुदायिक और रोजगार सुधार के साथ साथ कौशल विकास, आश्रय उन्नयन और पर्यावरण सुधार हासिल करने के लक्ष्य के साथ हुई थी। इसमें 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले 345 वर्ग टू शहरी समूहों में 50 लाख शहरी गरीब लोगों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए।